एक्मे पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभित जायसवाल। संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। साथियों, ये सवाल 2023 में आया था और इसके लिए अंक थे 15, जिसे हमें 250 शब्दों में लिखना था, तकरीबन एक पेज। अब हम इसमें एक कीवर्ड देख रहे हैं, संजातीय पहचान। इसका क्या मतलब है? एथनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या है? दोस्तों, एथनिक या संजातीय शब्द का इस्तेमाल लोगों के एक खास ग्रुप के लिए होता है। ये खास बात उनकी भाषा, क्षेत्र, धर्म, विश्वास, परंपराएं, वंश आदि से आती है। मतलब ये कि जो लोग राजस्थान के हैं वो लोग कहते हैं खुद को राजस्थानी, बिहार के बिहारी, दिल्ली वाले। तो ये जो शब्द हैं राजस्थानी, बिहारी, डेलाइट, ये ही संजातीयता है, यही इथनिसिटी है। तो संजातीयता शब्द का उपयोग ऐसे लोगों के समूह के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो इनकी पृष्ठभूमि एक समान, एक संस्कृति वाली है। यानी उसमें समान भाषा, समान परंपरा, धर्म, विश्वास आदि बातें शामिल हैं। वह सामाजिक समूह जिससे कोई व्यक्ति संबंधित है और जिसके साथ वह अपनी पहचान करता है, साथ ही साथ दूसरे लोग भी उसकी पहचान उसी समूह के माध्यम से करते हैं, तो इसे कहेंगे संजातीयता या संजातीय पहचान। अच्छा, ये जो पहचान है हमारी संजातीय पहचान, ये डबल, ट्रिपल, कई मल्टीपल भी हो सकती है। जैसे जैसे कोई राजस्थानी है तो वो राजस्थानी होने के साथ साथ वो शेखावाटी भी हो सकता है। कोई अगर बिहार का है तो वो बिहारी होने के साथ साथ मैथिली भी हो सकता है। एमपी वाला है तो बुंदेलखंडी भी हो सकता है, महाकौशल का भी हो सकता है। उत्तराखंड का है तो उत्तराखंडी के साथ साथ कुमायूनी भी हो सकता है। ये चीजें जो हैं संजातीयता यानी कि इथनिक आइडेंटिटी के रूप में देखी जाती हैं। अब इसमें दूसरा शब्द है सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म। देखिए, जब समाज के बजाय किसी विशेष आधार पर बने समूह के हितों के प्रति वफादारी, और ये वफादारी भी कैसी, बहुत प्रबल किस्म की हो, तो वो सांप्रदायिकता है। मतलब ये कि आप समाज को मत देखें और एक जो समूह बना है जिसका एक विशेष आधार है उसको देखें, और उसके प्रति जो लॉयलिटी है, लॉयलिटी की फीलिंग है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इतनी स्ट्रांग है कि समाज को इग्नोर करके उसी ग्रुप के बारे में ही सोचे, तो वो सांप्रदायिकता है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो दिमाग में बात है, ये इसका बेस होता है धार्मिक विश्वास, भाषा, जातीयता, कुछ भी हो सकता है। और इसका मैक्सिमम ये होता है कि जिन लोगों के मन में ये भावना है वो लोग वायलेंट हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। मतलब मतलब ये कि जो मेरे विश्वास हैं या मेरे समूह के जो भी विश्वास हैं, उनकी आलोचना को, उनके क्रिटिसिज्म को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कोई क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, अगर तुमने क्रिटिसिज्म किया, बुराई की, तो तुम्हारी खैर नहीं। तो सांप्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति एक गहरा लगाव, एक डीप कंसर्न को शो करती है। इस आइडियोलॉजी का, इस विचारधारा का असर पॉजिटिव ये है कि ये जो एक जैसे लोग जो एक जैसे विचार को मान रहे हैं, इन लोगों को आपस में बांध देती है। और आप जानते हैं, जब लोग आपस में बंध जाते हैं तो वो कम्युनिटी, वो समुदाय बहुत पावरफुल हो जाता है। दूसरी बात, जब ये लोग आपस में बंधते हैं तो ये अपने छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं, गरीबी, अमीरी या पढ़े लिखे होना, इन सब बातों को भूल जाते हैं और आपसी एकता पर बल देते हैं। और उनमें एक तरह का बंधुत्व
डेवलप हो जाता है कि वो सब भाई हैं आपस में, और यही बंधुत्व उनको दूसरे समुदाय के खिलाफ एकमत कर देता है। कम्युनलिज्म की तीसरी बात यह है दोस्तों कि जब ये कम्युनल ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ एक समझ के साथ, एक सहयोग के साथ रहते हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि कम्युनल हार्मनी बनी रहती है। और अगर सहयोग और समझ ये नहीं रही तो समझिए समझदारी घटी, दुर्घटना घटी। तो ऐसे समूह, चाहे वो जातीय हो या धार्मिक, वो राष्ट्रीय हित की कीमत पर, नेशनल इंटरेस्ट की कीमत पर अपनी विशिष्टता बनाए रखने, अपने समूह की पहचान को बनाए रखने या अपने समूह के हित के लिए लड़ जाते हैं। तो जब ये लड़ेंगे तो एक समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसे ही सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहा गया है। अब तीसरी बात, एक उसमें शब्द है सवाल में, उत्तर उदारवाद अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था 1991 के बाद से बदली। उसमें ऐसे स्टेप लिए गए जिससे हमारी इकोनॉमी जो पहले से लिबरल थी वो और लिबरल हो गई, और जो उसका स्वरूप निकल के आया उसको हमने कहा पोस्ट लिबरल इकोनॉमी या उत्तर उदारवाद अर्थव्यवस्था। इसको आमतौर पे कहते हैं एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उत्तर उदार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा है और स्टेट का यानी सरकार का रोल कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ये विचारधारा कहती है कि इकोनॉमिक्स के मामले में सरकार का काम कंपनी चलाने का नहीं है। सरकार का काम है केवल वो पॉलिसी बनाएगी, बाकी बातें कौन तय करेगा? बाकी बातें बाजार और कंपनी खुद तय करेंगी। इस टाइप की इकोनॉमिक्स ने लोगों के पास पैसा पहुंचाया है और लोग अब पहले से अधिक समृद्ध हैं, पहले से अधिक वेल ऑफ हैं। तो इस इकोनॉमी ने देश के विकास को समृद्धि दी है, और इसी विकास समृद्धि ने जातीय पहचान या संजातीय पहचान, सांप्रदायिकता पर गहरा असर डाला है। और यही असर सवाल में पूछा गया है, जिसका आंसर हमें अब लिखना है। तो दोस्तों, पहला असर ये है कि जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, जो संपर्क है, आवागमन है, इसमें तेजी आई है। उत्तर उदार अर्थव्यवस्था ने सभी प्रकार की कनेक्टिविटी को, संपर्क करने के तरीकों को तेज कर दिया, स्पीड दे दी। इससे क्या हुआ? इससे हमें दूसरी जाति संस्कृति की डिटेल्स पता चलने लगी जल्दी जल्दी, और उनकी जो बारीकियां हैं समझ में आने लगी। कैसे? देखिए, 1980 के पहले उस दशक में क्या था कि जब हम किसी साउथ इंडियन को देखते थे तो उसके लिए कॉमन टर्म यूज होता था मद्रासी। साउथ इंडियन का कैसा भी आदमी होगा, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तुलु हो, कोई भाषा बोलता हो, लेकिन सब धान 22 पसेरी यानी कि उसको मद्रासी कहते थे। लेकिन अब लोग जानते हैं बेंगलोर अलग है, चेन्नई अलग है, कोचीन अलग है और हैदराबाद अलग है। यानी क्या हुआ? हुआ ये कि आपने उनको समझा कि आप मद्रासी नहीं हैं, आप दूसरे प्रांत के भी हो सकते हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी आपको लाइफस्टाइल आपका देखा, समझा। उनके लिए भी आप केवल नॉर्थ इंडियन नहीं हैं, अब आप उनके लिए राजस्थानी, बिहारी, पंजाबी, दिल्ली वाला, इस तरीके से उन्होंने भी आपको अलग करना सीखा, समझा। तो जो अपनी आइडेंटिटी थी, उनकी संजातीयता थी, उससे वो थोड़े से बाहर आए उसके इम्पैक्ट को लेकर। जो उनके तेवर थे उस बात को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर जो तेवर थे, उनमें अब नरमी आई है। दूसरी बात,
संजातीयता जिन बातों से बनती है उससे बनने वाले तनाव में भी रिड्यूस हुए हैं, वो तनाव रिड्यूस हुआ है। कैसे? देखिए, उत्तर भारत के लोग अब जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं या शिरडी जा रहे हैं, केरल के मंदिरों में जा रहे हैं। इसी तरह से जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अब कहाँ आते हैं? बनारस, हरिद्वार, कुंभ। अभी रिसेंटली कुंभ में कितने ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग आए। तो उनके आने जाने से जो जड़ताएं हैं वो कम हुई है। हमारी जो स्टीरियोटाइप समझ होती है चीज़ों को देखने की, वो रिड्यूस हुई है। तो ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि उत्तर उदार अर्थव्यवस्था अब अस्तित्व में आई। इससे क्या हुआ? जो हिंदी भाषी लोग हैं वो पुष्पा फिल्म देखते हैं, मजे लेते हैं। तो गैर हिंदी भाषी लोग शाहरुख खान की जवान फिल्म को मजे से देखते हैं। इससे संस्कृतियों के मध्य तनाव घटाने में मदद मिली है। तीसरी बात, इस तरह के आर्थिक विकास जो हुआ है उसने एक परस्पर निर्भरता को जन्म दिया है। परस्पर निर्भरता की वजह से कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा मिला है। भाईचारे का विकास और निरंतर संपर्क विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास निर्माण का उपाय है। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो सांप्रदायिकता थी, अपने जो वफादारी थी अपने ग्रुप को लेकर, वो अब कम हुई है क्योंकि आपकी निर्भरता दूसरे कम्युनिटीज पर थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन ये भी समझना होगा हमें कि इससे कुछ क्षेत्रों में तनाव भी बढ़ा है। जैसे चेन्नई में गैर तमिल भाषी का जीवन जीना सरल नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में या कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में, खासकर वो इलाके जो समृद्ध हैं, वहाँ पर दूसरी भाषा बोलने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह नहीं है केवल हिंदी वाले ही परेशानी का सामना कर रहे हैं कर्नाटक में। यही नहीं है कि हिंदी वाले ही महाराष्ट्र में परेशान हैं, तमिल बोलने वाले भी इन राज्यों में दिक्कतों का सामना करते हैं। तो इसको ना ऐसे समझिए कि स्थानीयता का ये रिस्पॉन्स है, प्रत्युत्तर है, एक लोकल चीज़ों का रिस्पॉन्स है। वो अपने तरीके से इन चीज़ों का विरोध में आई है। तो ये उदारवाद के आगमन पर स्थानीयता की प्रतिक्रिया है। इसमें एक बात आप बैलेंस करने के लिए ये लिख सकते हैं कि इस उत्तर उदार अर्थव्यवस्था ने जातीय और सांप्रदायिक दोनों आधारों पर समाज का निर्माण किया है, लेकिन यह काफ़ी हद तक शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समाज हैं जो हाशिए पर हैं और उन्हें उत्तर उदार अर्थव्यवस्था से कम लाभ हुआ है। इसलिए शासन को चाहिए कि वे हाशिए पर पड़े लोगों को संबोधित करने के लिए अपने कदम उठाएं। दोस्तों, बात ये खत्म हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि सवाल में लिबरल इकोनॉमी के एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ये खास बात बता रहा हूँ आपको। जो लोग लिख के आते हैं कि इससे इनकम बढ़ गई है, नौकरियां बढ़ी हैं, आर्थिक विकास तेज हुआ है, नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, ये सब गलत आंसर है। ये सब गलत आंसर है। ध्यान से पढ़ें। सवाल पूछता है इकोनॉमिक्स का, इस उदार अर्थव्यवस्था का हमारी समूहगत पहचान पर क्या असर है। तो ध्यान रहे कि हमें अपना आंसर इसी बात पर फोकस रखना है। धन्यवाद।